ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। दनेश साहब, बहुत अहम बिल है, प्लीज सुने। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए अहम है, सुन लें, अपनी राय दें, सुने। अभी आपने देखा कि अवाम का नाम लेकर, कानून का नाम लेकर, और ये साबित करने की कोशिश की गई, कि ये नहायत नेक नीति के साथ शायद कोई इस्लाहात का बिल है। चेयरमैन साहब, मैं साफ बात करूंगा। ऑर्डर प्लीज। और बैरामन साहब प्लीज, बहुत अहम है, आप लोग सारे सुन लें, मेरी गुजारिश है, प्लीज सुने। अब ये कौम को बेवकूफ बनाने की रविश खत्म करें। सादी सी बात यह है सर कि ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये मफादात का बिल है। ये इनके सियासी और इनके जाती मफादात का बिल है। किया इन्होंने ये है कि अपने मफादात को रखा है बीच में और इसके गिर्द एक इस्लाहात का कवर चढ़ा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कमरा अदालत में दहशतगर्दी के हवाले से, और वफाकी जो दाखिला की वजारत है उनकी जानिब से भी जो रिपोर्टें दी गई, तो इस तरह तो लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इमेज आलमी सतह पर ख़राब होगा? नहीं, दहशतगर्दी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई, और ना ही इंशाअल्लाह ताला आउट ऑफ कंट्रोल होगी। हमारी मसल्लह अफवाज इस कैपेसिटी में हैं, फुली कम्पिटेंट हैं, और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर रोज़ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, और जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ जो है वो दे रहे हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में कोई एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दों की या टीटीपी की जो है वो रिट हो। लेकिन ये कहना कि दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है या दहशतगर्दी मौजूद नहीं है, दहशतगर्दी मौजूद है, और दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनके तदारक के लिए वजारत दाखिला भी, हुकूमत भी और हमारी मसल्लह अफवाज भी पूरी तरह से जो है वो अपना जो है वो फ़र्ज़ निभा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी को इस मुल्क से ख़त्म किया जाए। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि मुसलसल हम सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। आखिर रिकावट क्या है? किसने पहल करनी है? क्या आज आप रिकावट ये है कि एक फ्रीक जो है वो पिछले 10 साल से मुसलसल अपने मुखालफीन के वजूद को ख़त्म करने के लिए जदोजहद कर रहा है। वो उसकी फ़िलासफ़ी, उसकी सियासत ये है ही नहीं कि बैठा जाए, गुफ्तगू की जाए। वो अपने मुखालफ अपोजिशन हो तब भी और हुकूमत हो तब भी वो हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ये रवैया जो है, ये हट धर्मी जो है, ये जो तकब्बर है, ये जो ज़िद है, इस वजह से जो है ये सारा मामला जो है ये पैदा हुआ है। और जब तक ये ज़िद और ये तकब्बर और ये रौनियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इमरान खान ने कहा है कि लास्ट क्वेश्चन जी, इमरान खान ने कहा है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मुल्क में अमन चाहिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसको अब रुकना चाहिए, तो क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दे दी जाती और बैठ के बात कर ली जाती? बात ये है कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए और इलेक्शन में हम चले जाएं, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किस बात के करने हैं जी? बैठ के कौन सी बात जो है वो तय करनी है जी? पहले इकॉनमी तय करें ना, कि इस इकॉनमी का जो बैठा है, जो आम आदमी जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, उसका क्या करना है। उसके बाद जो ये सियासी टेम्परेचर है, ये इस तरह की इलेक्शन कैंपेन और इस तरह की जो इलेक्शन है जो कि इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी लाएंगे, इनका एजेंडा ये है। इसके लिए इन्होंने 10 साल जदोजहद की है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क को जो है वो ऐसी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करें कि नाउज़ुबिल्लाह जो है वो मुल्क का नुकसान हो। तो इसलिए मामला ये है कि बैठ के बात पहले होगी, ये चीज़ें उसमें तय होंगी। अगर ये पहले तय हो जाए तो फिर बैठने की जरूरत क्या है। वेरी मच लास्ट, सिर्फ वो सदर पाकिस्तान ने कहा है कल इंटरव्यू में कि टाइम का मसला है, जब मेरे पास बिल आया तो मैं देखूंगा कि मैंने साइन करने या नहीं करने, और अदलिया को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन में पूरी तरह से आइनी तौर पे कम्पिटेंट है। कोई जो है वो किसी को
जो है वो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब केस की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया है क्योंकि गुज़िश्ता रात जो जस्टिस काजी बाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बाद आज जस्टिस अमीनुद्दीन को के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस केस की समाप्त करने से माजूर कर दी। किन्होंने? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। जी, तो क्या कहेंगे, वो आप भी देखें। भरा जी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की राय है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं कर सकता। बेंच अगर टूटा है तो बेंच जो है वो उसकी तश्कील नौ यकीनन होगी, लेकिन मैं इस मरहले पे ये मुतालबा करूँगा कि फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए ताकि ये कज़िया जो है ये सुलझ जाए और ये मामलात जो हैं ये ऐसे अंदाज से आगे बढ़ें कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर। फुल कोर्ट में आप क्या मुतालबा करते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर जो कि मूवर थे सो मोटो के नोट के, वो बेंच का हिस्सा हो या ना हो? जी, फुल कोर्ट से मुराद फुल कोर्ट है, इसमें जो है वो माइनस प्लस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट हमारा मुतालबा है और फुल कोर्ट जो है वो इस कज़िये की जो है वो समाअत करे। ये बेंच टूटा है जस्टिस काजी बाइसा की जजमेंट के संदर्भ में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस पर के तहत जारी तमाम समातें रोक देनी चाहिए, तो फिर ऐसे में फुल कोर्ट की उसको तकनीक कर सकती है ये तकनीक। अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है और 12 बजे का वक्त बताया गया था समाअत के आगाज का, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमारे बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह कहा कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्म जारी किया था कि जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मजीद केसेस की समाअत ना की जाए, मैं उस बेंच का हिस्सा था, लिहाजा मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मुझे अब इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहिए, लिहाजा मैं मजीद समाज से माजरत करता हूं और अपने आप को रिक्यूज करता हूं। जिसके बाद अब ये बेंच टूट चुका है। जो समाअत कर रहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की, वो बेंच अब टूट चुका है और तमाम जो जजेस साहिबान हैं वो दोबारा अब अपने चैम्बर्स में चले गए हैं और अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस से मुतल्लिक। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बताया कि वो क्योंकि इस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में यह हुक्म दिया था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त मुकदमा दायर करने से मुतल्लिक जो हुक्म था, जिसमें कहा गया था कि मजीद उन केसेस की समाअत ना की जाए जिसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर रही थी दरखास्तों को भी या अज़खुद नोटिस केसेस को भी। लिहाजा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मुझे अब इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, लिहाजा मैं मजीद समाअत से माजरत करता हूँ। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये अहम पेशरफ्त हुई है जब 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। ये 5 रुकनी बेंच अब टूट चुका है और अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। लिहाजा आज की जो होने वाली समाअत थी वो अब मौखर कर दी गई है, लिहाजा अब नया बेंच तश्कील होगा और उसके बाद ही अब इस अहम मुकदमे की समाअत होगी। लिहाजा ये अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से ये कहा गया कि वो क्योंकि ये हुक्म जारी कर चुके हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ कि अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक या सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त दरखास्तों से मुतल्लिक जो 184(3) के तहत मुकदमात की समाअत की जाती है वो मुनासिब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट अब इन मुकदमात की समाअत जारी रखे, लिहाजा मैं अब मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच टूट चुका है और अब ये समाअत भी मौखर हो चुकी है। जी, आमिर साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है, जो अहम मामले की समाअत जारी है, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? इसमें ये बेंच इसलिए टूटा कि एक जो रुकन है इस बेंच के, उन्होंने रिक्यूज कर दी। जब कोई रुकन रिक्यूज कर लेता है, वो इस बेंच में ना बैठे, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि दूसरा जो अरकान है वो उस प्रोसीडिंग को जारी रखें, वो बेंच जो है वो टूट जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो नया बेंच बनाते हैं, उनमें किन को शामिल करते हैं। इसमें भी चूंकि फैसला देने वाले
जजेस में खुद जस्टिस मीनुद्दीन जो हैं वो शामिल थे, जो 3-2 से फैसला जो 2-1 से फैसला आया था, और उसमें ये कहा गया था कि जो आज खुद नोटिस का जो मामला है और उसमें आज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के जो हामिल मुकदमात पर समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए। अब ये भी एक डिबेट है कि क्या आज खुद नोटिस की कार्रवाई जो थी वो 22 फरवरी को जब बेंच बना था और वो कार्रवाई तो आज खुद नोटिस के नतीजे में थी, वो केस फिर 1 मार्च को कंक्लूड हो गया था, फैसला आ गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई दरख्वास्त आई। अब नई दरख्वास्त जब आई तो इस नई दरख्वास्त पर प्रोसीडिंग चल रही है, क्या ये आज खुद नोटिस की उसी प्रोसीडिंग का हिस्सा है, ये अलग से दरख्वास्त है? तो इसमें चूंकि ये बेंच खुद ये चीफ जस्टिस ने डिसॉल्व नहीं किया, ये बेंच चीफ जस्टिस ने नहीं तोड़ा, बल्कि चूंकि एक मेंबर ने रिक्यूज कर दिया तो मेंबर के रिक्यूज करने पर फिर ये बेंच टूट जाता है। और जब एक बेंच बन जाता है तो उस बेंच को इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं तोड़ सकते जब तक कि कोई मेंबर खुद से उससे ना हटे। तो इससे पहले भी जो बेंच 9 रुकनी था और वो बेंच 9 रुकनी टूटा, उसमें 2 अरकान ने खुद रिक्यूज कर लिया था, बाकी 2 ने चीफ जस्टिस को जो पावर्स देने की हवाले से जो 9 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर दस्तखत सबने किए थे कि नया बेंच बनाया जाए, और उसके बाद फिर नया बेंच बना, 5 रुकनी बेंच बना। तो उस 5 रुकनी बेंच वो तसलसल था उस खुद नोटिस की उस कार्रवाई का, और वो 1 मार्च को कंक्लूड हो गया, यानी तकरीबन जो 7-8 रोज तक वो जो प्रोसीडिंग जो थी, जिसमें कुछ छुट्टियां भी थी, लेकिन वो जो चंद रोज चलने वाली जो प्रोसीडिंग थी वो आज खुद नोटिस की कार्रवाई थी। तो अब चूंकि एक नई आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, और ये आईनी दरख्वास्त कुछ लोग इसको कहते हैं कि उसी का तसलसल है, जबकि कुछ माहिरीन के ख्याल में ये एक अलग से चूंकि दरख्वास्त एक नया सिनेरियो सामने आ चुका है, नई सिचुएशन बन चुकी है। तो ऐसे में क्या जो गुज़िश्ता रोज काजी फायज ईसा साहब और जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला दिया है, और एक जज साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, शाहिद वहीद साहब ने, तो इसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस और आईनी जो अहमियत के हामिल मुकदमात पर समाअत मौखर करने का हुक्म दिया था, और इसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है, और इसमें कहा गया था कि रूल्स बनाए जाने तक आज खुद नोटिस के तमाम केसेस की जो समाअत है उसको रोक दिया जाए। और इसमें चूंकि आइन के आर्टिकल 191 में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाने से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए जाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स बनाती है उसमें फिर फुल कोर्ट जब बैठती है तो उसमें जो रूल्स बनाए जाने का जो मामला है उस वक्त तक इसको रोका गया। अब ये देखना होगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तमाम जज साहिबान ने इत्तफाक किया है, या सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो चूंकि इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेंच फिर वो टूट गया, और अब नया बेंच जो है ये अगर बनता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का इम्कान है जो इस मामले की हसासियत, वक्त की कमी और इस तमाम सूरत हाल में जो उनके रिमार्क्स हैं, तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि ये बेंच नया भी जल्द बन सकता है। बहरहाल इसमें मुशावरती अमल, लेकिन नदीर 3 समातें हो चुकी हैं, आज चौथी समात होने जा रही थी, जितनी भी समातें हो चुकी हैं वो अब कहां पर स्टैंड करती हैं बेंच के टूटने के बाद? देखें, जब भी ऐसी सूरत हाल में नई जब सिचुएशन कोई डेवलप होती है तो उस नई सिचुएशन डेवलप होने तक जो तमाम प्रोसीडिंग है वो रुक जाती है। अब जब इतनी समातें अगरचे हो चुकी, इसमें 3-4 समातें हो चुकी, लेकिन जब नया बेंच बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वो असर नौ ये मामला चलाएं, क्योंकि इस बात के इम्कान हैं अगर नया बेंच बनता है तो बाकी जो जज साहिबान इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस फैसले का इतलाक उन पर नहीं होता, तो ऐसी सूरत में वो प्रोसीडिंग जहां से रुकी थी वहां से चलेगी, एक नए जज साहब का इजाफा हो सकता है या उससे कोई छोटा बेंच बन सकता है। तो ये इतना बड़ा जो एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि बेंच डिसॉल्व हो जाने से जाहिर है वो तमाम पेस, वो तमाम प्रोसीडिंग वो रुक के रह गई। अब जब तक ये कंट्रोवर्सी हल नहीं होती, और इसका इख्तियार, इसको हल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अभी तक जो राइट तरीकाकार है, रिवायात हैं, अभी तक के जो रूल्स हैं, तो उनके मुताबिक ये चीफ जस्टिस के पास ही पावर्स हैं कि वो बेंच की तश्कील के हवाले से वो अब खुद नोटिस लेना, बेंच की तश्कील और ये तमाम वो रिवायात चली आ रही हैं। तो इस हवाले से बहुत से जज साहिबान का ये ख्याल रहा है, वो इस हवाले से कहते रहे हैं कि इससे रूल्स जो है इसको मजीद इनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। और जो कल फैसला आ गया, अब तो ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट बन गया और एक
इसको एक कानूनी हैसियत मिल गई, जिसमें ये कहा गया कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस होते हैं। तो इसमें एक ये भी डिबेट है कि जो फैसला अब से कुछ महीने पहले आया था, जिसमें ये करार दिया गया था कि जो चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होता है कि वो बेंचेस की तश्कील करें और केस उन्होंने जो फिक्स करने हैं वो किस जज साहब के सामने फिक्स करने हैं, तो क्या उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के होते हुए 3-2-1 के फैसले की क्या अहमियत होगी, ये भी एक डिबेटेबल मामला है। अगर सिलसिला वहीं से शुरू हो जहां पर समाअत का सिलसिला टूटा था, तो क्या जो निकात उठाए गए जस्टिस अमीरुद्दीन की जानिब से, इस हवाले से आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इजहार ख्याल कर रहे हैं, नाजरीन को सुनवाते हैं। जिसमें ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुतहद नज़र आए आइन हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी हुई है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है ये अदालत उज़्मा कहलाती है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज़्ज़त है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फैसलों के साथ भी। जो नज़र आ रहा है उससे ये चीज़ साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है एक तारीख के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहाँ पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। वो इंसाफ का तराजू है जो है उसके पलड़े बराबर रखे। इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो फ़र्ज़ आयद किया है आइन ने इन मोहतरम जजेस के ऊपर, इस वक्त उसकी अदायगी की अशद ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा जो है अब कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एहतराम है अदालत उज़्मा का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो है इख्तलाफ राय जो है, या पार्लियामेंट में जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो रूटीन समझी जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ राय जो है, शदीद इख्तलाफ राय जो है, जब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए, हमारे आइन के लिए वो अच्छा शगुन नहीं है। सर, ये अदारों में रिफ्ट है, वो जब जलसों में सियासी लीडरशिप अदलिया के माज़ूर जजों को तनकीद का निशाना बनाएगी और बार बार मुतालबे किए जाएंगे पलड़े बराबर करें, तो ये रिफ्ट आपकी जमात भी इसमें किरदार अदा नहीं करती दिखाई दे रही। देखिए, ये पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है? मेरा ख्याल है कि ये तो एक फ़र्ज़ की अदायगी की याद दहानी है। क्या साकिब नगसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे, या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो, तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर है? आप बताएं, आपने सवाल किया है, पलड़े बराबर है?
तारीख बताती है, और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उन पे ये फर्ज आयद करता है, आइन फर्ज आयद करता है, उनका ओहदा फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर रहें। ख्वाजा साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, सियासी हलचल जारी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है, कल न की बरोत हमले हुए, तो हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है? क्या इसी तरह हमने तो कहा है कि दहशतगर्दी पे हमारी कमिटमेंट जो है, इस वक्त अमन जो है मुल्क का जो है मुल्क पे इस वक्त हमला आवर हो गए हुए हैं दहशतगर्द जो है, जो लखी मरफत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, फौज वहां पे कमिटेड है, हमने तो लिख के दिया है। ख्वाजा साहब आप कोई मैं तो नई बात नहीं है, मैंने तो लिख के दिया हुआ है। अच्छा ख्वाजा साहब आप कल मुस्लिम ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है, उनसे पूछे दहशतगर्दी का, उनसे पूछें जो लेके आए थे उनको यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे दोबारा बसाया उन दहशतगर्दों को, उनको पनाहगाहें मुहैया की, आज वो जो है वो खून की होली खेल रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे आती है, आप बताएं जिम्मेदारी किस पे आती है? ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए, कल पीटीआई ने भी कहा है कि इमरान खान अंडरटेकिंग देंगे, सियासी जमातें तो कह रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब अपने साथी को बेंचेस में शामिल नहीं करते तो वो सियासी जमातों को कैसे शामिल करेंगे, इकट्ठे बिठाएंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। नहीं सर, वो कैसे बिठाएंगे अगर खुद वो नहीं इकट्ठे बैठ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बेंच में शामिल नहीं करते तो सियासी जमातों को कैसे? नहीं देखें, अगर इत्तेहाद का मुजाहरा जो है वो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें, यही कह रहे हैं ना आप? मेरा ये क्वेश्चन है। चल, ये क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट है आपकी, मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। आपने बताया कि ख्वाजा साहब सवाल हो गया यार, दूसरे को मौका दे। तो क्या हुकूमत की जानिब से ये चीफ जस्टिस के ऊपर इतराज उठाया जा सकता है, उठाया जाएगा कि उमर बंदियाल को हुई चीफ जस्टिस है जो इमरान खान को साबिक उम्मीद डिक्लेयर करने के जुर्म के मुर्तकिब हुए, उनको तो केस ही नहीं सुनने चाहिए थी इमरान खान उसके तमाम मामला। देखिए, मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता जितनी तफसील में आप चले गए हैं, और वजह भी आपको पता है मैं क्यों नहीं जा रहा। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है सियासतदानों पे कि हम मिल बैठ के इस मुमलकत खुदादाद का जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ करें और इत्तेहाद पैदा करें, तो ये तमाम अदारों पे भी लाजम है, जिसमें ये मुअज़्ज़ज़ अदारा भी जो है लाजम है। और मेरा अपना ख्याल है कि सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें, खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं, जो आइन के मुहाफिज हैं, जिनकी इज्जत हम दिल से करते हैं, जिनका एहतराम हमारे पे वाजिब है। सियासत जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने दें। मैं तो सामने खलोता था, मैं तो गल्लां कर रहा, हमलावर कितों हो गया क्या? अच्छा ख्वाजा साहब, एक ट्रॉफी रहे ठीक है जमहूर नहीं देखें, वो जो मुज़ाकरात करने की इरफान मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन वो कोई सरकारी हैसियत जो है उस कमेटी की कोई नहीं थी। सर, इमरान खान ने रजामंदी जाहिर किया है कि मैं हर तरह से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हुकूमत तो इसमें पहल करनी चाहिए कि एक सियासी इख्तिलाफ ख़त्म हो मुज़ाकरात से। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ना वो जामे मुज़ाकरात का फ़ायदा है, ट्रांजैक्शनल जो मुज़ाकरात हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। एक इशू के ऊपर या दो इश्यूज़ के ऊपर इस वक्त पिछले 75 साल के बाद जो है आज मुल्क वहाँ पे खड़ा है कि इश्यूज़ का भरमार है। अगर
कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन मुज़ाकरात में शामिल हों। सियासतदान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है, पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इंतज़ामिया या एग्जीक्यूटिव भी स्टेक होल्डर है। ये कॉम्प्रीहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अदरवाइज़ ये मुज़ाकरात जो है ये मुज़ाकरात की गेम नहीं सिर्फ होनी चाहिए। देखें, मैं समझता हूं कि आइन तोड़ने के ऊपर जो है उस रात डिप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। जो सदर मुमलकत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। और जो इसकी शय पे हुए, जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा था इमरान खान, वो उसने भी आइन तोड़ा। सही बिलावल साहब ने कहा कि उस वक्त आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए, अब भी वक्त है आइन तोड़ने का मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए। गारंटी मांग रहे हैं राजा साहब, आप आइन है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। ये जो कुछ इधर हो रहा है उसकी कोई गारंटी है कि कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, या कल आपको पता था ये आज ये होना है? गारंटी तो कोई नहीं। जादू करते हैं कभी, फिर जस्टिस जमाल आके कहते हैं कि मैं अपने ऑर्डर पे कायम हूँ, मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, मीडिया ने मिस रिपोर्ट। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अगले दिन आइन पर अमलदारी की आप बात करते हैं कि आइन ये नहीं कहता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कहता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। माजी में मसाले में से मौजूद हैं। 2008 में भी जो है 45 दिन जो है वो ऐड हो गए थे। इसके अलावा बीबी की शहादत के ऊपर भी ये जो है मुद्दत बढ़ाई गई थी। इस वक्त भी एक एमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है। अभी मेरे भाइयों ने पॉइंट आउट किया है, जो लकी मरवत में जो कुछ हुआ है, खून रेजी हो रही है। तो अगर वहाँ पे जिन अफवाज का या इंतज़ाम संभालने के लिए जिनको कहा जा रहा है उनकी आगे कमिटमेंट है, तो फिर ये फैसला जो है हमें तो कहा गया था वज़ारत दिफा को कि ये आप मुहैया कर सकते हैं। हमने कहा नहीं मुहैया किया जा सकता। फैसला जो है उसके बाद जो है उनका देखें, उस वक्त ये हालात नहीं थे जब कतर को सिक्योरिटी फराहमी थी। नहीं, कोई क्रिकेट मैच में कहीं फौज नहीं है, कोई फौज नहीं है। आप बड़े सीनियर आदमी है, गलत बयानी तो ना करें, कहाँ फौज है? नहीं, सिक्योरिटी मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। सियासतदान है और मीडिया भी तना सियासत करो ना। अच्छा, नहीं, आपने फरमाया कि सियासतदान है, सियासी मामला सियासतदानों पे छोड़े। तो जो पिछले गुज़श्ता अरसे से बेयकीनी सूरत हाल है, सियासी हल क्या निकलता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बेयकीनी सी है मुआशी। यार वो नजूमी तो ना बनाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को इससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए। तारीख़ के ऐसे मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है कि उनका रोल तारीख़ साज होगा। इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर रखें। जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदही करता है कि जो फ़र्ज़ आइन ने जजेस पर लाजिम करार दिया है उसे अदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को आइन की हिफाजत करते हुए मुत्तहिद नजर आना चाहिए। क्या साकिब निसार खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? मरियम याद दहानी करा रही हैं कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि तमाम इदारे इंतशार का शिकार हैं। एक जज के दस्तबरदार होने से नया बेंच बनेगा, ये इस बात का इशारा है कि सब ठीक नहीं है। सियासत सियासतदानों तक रहने दें। सियासत ऐसे इदारों में दाखिल ना होने दें जिनके हाथ में तराजू हैं, जो आइन के मुहाफिज हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात में शामिल हों तो फिर कोई हल निकल सकता है। ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को इससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए। तारीख़ के ऐसे मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, उनका रोल तारीख़ साज होगा। इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर रखें। जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदही करता है कि जो फ़र्ज़ आइन ने जजेस पर लाजिम करार दिया है उसे अदा किया जाए।
सेनेट इजलास में अली जफर इजहार ख्याल कर रहे हैं और थ्रू नेशनल असेंबली थ्रू सेनेट डायरेक्टली आए, वो जाए आपकी कमिटीज़ के पास, कमिटीज़ में आप उसको देखते हैं और फिर आप पेश करते हैं। और जब हम हुकूमत में थे, मैं उस वक्त भी ऑब्जेक्ट करता था जब ये एक प्रोसेस अपनाया जाता था कि बजाय उसको कमेटी में भेजने के किसी अहम मामले को, इधर इसको जल्दी से हम एक 15 मिनट में फारिग कर देते थे। और अपोजिशन में जब मैं बैठता था वो यही बात करते थे, जो अब दूसरी साइड में माशाल्लाह वो यही कहते थे कि जनाब ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये दुरुस्त बात नहीं है, हमारे जो हमारा सारा एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और हमें उस पर फ़ख्र है, ये प्रोसेस कोई हमें थ्रू करना चाहिए पार्टी लाइन से ऊपर होके। अब वहाँ बैठ के बहुत सारे लोग जो ये कहते थे, मुझे उम्मीद है कि आज खड़े होंगे और ये कहेंगे कि जो मैं बात करने लगा हूँ उसके बाद ये कहेंगे कि इसको आप कमेटी को ही भेजें इस मामले को, ताकि इस पे डिबेट हो। जनाब, क्यों मैं कहता हूँ कि कमेटी के पास भेजें? आर्टिकल 184(3) एक आर्टिकल है हमारे आइन का। आर्टिकल 184(3) एक बहुत अहम आर्टिकल है, क्योंकि और ये अनचेंज्ड है पिछले जब से ये आइन बना। आर्टिकल 184(3) ये कहता है कि जो अगर एक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो और वो मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसा हो जिसमें फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उसके ऊपर ऑर्डर्स दे सके। और उसकी वजह यह है कि हम सोचते हैं शायद कि सुप्रीम कोर्ट शायद पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ है, पार्लियामेंट का राइवल है। हालांकि हकीकत यह है कि हम दोनों का एक ही काम है, पार्लियामेंट सॉवरन है, हम कानून साजी करते हैं और जो उस कानून की तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करते हैं। और हम दोनों अदारे जो हैं उनका एक ही फ़र्ज़ है, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ लोगों तक पहुंचा सकें, जुडिशल सिस्टम को हम मजबूत कर सकें। ये जो बिल आया है रातों रात, इसके ऊपर मुझे 2 ऑब्जेक्शंस हैं। 2 ऑब्जेक्शंस ये हैं, एक उसकी टाइमिंग, मेरिट्स की मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन जो मुझे ऑब्जेक्शंस हैं, एक तो टाइमिंग की कि एक केस चल रहा है हमारा जिस पे सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, बहस हो रही है और वो आर्टिकल 184(3) ही की बहस है। उसमें इलेक्शन का इशू रेज हुआ है कि इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन के अंदर कि नहीं, और अगर 90 दिन में आइन में लिखा है तो क्या किसी इदारे के पास ये इजाज़त है या परमिशन है कि वो उसको डिले कर सकते हैं। ये बड़े आइनी मसले चल रहे हैं। हुकूमत अपोज कर रही है, बड़ी वो कह रही है कि हमारे मुल्क में बहुत टेररिज्म है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं और इसलिए ये हमारे पास 20 बिलियन रुपया नहीं है देने के लिए इलेक्शंस के लिए, इसलिए इसको इनडेफिनेटली आप इलेक्शन ही ना कराएं और केयर टेकर गवर्नमेंट को चलाते रहें। ये सारी बहस हो रही है और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी अदालत की तरफ से, जिसके अंदर सवालात पूछे जा रहे थे कि आपको ये आइन में कहाँ लिखा है कि आप इलेक्शन को डिले कर सकते हैं अगर ये आपके पास ये एक्सक्यूज़ हो कि पैसे नहीं हैं या पर्सनल नहीं है, कहाँ लिखा है आइन में कि इलेक्शन इन एक्सक्यूज़ के ऊपर डिले किया जा सकता है। तो उस सिलसिले में, उस मसले में, उसको देखते हुए, उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए रातों रात कैबिनेट की मीटिंग होती है और नेशनल असेंबली के पास एक बिल पेश हो जाता है। ये इतना अहम बिल है जिसके अंदर, मैंने तो अखबार में ही पढ़ा है फ्रैंकली, इतना इंपॉर्टेंट बिल है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है और जो पावर्स हैं उनको आप तब्दील करने जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 आप एक राइट ऑफ अपील देने जा रहे हैं। एक दिन में नेशनल असेंबली में, मैं एम श्योर किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो एक दिन में ये भेजा गया कमेटी को, एक दिन में ही कमेटी ने उसको हमारे पास भेज दिया, नेशनल असेंबली से अमेंडमेंट भी कर दी और अब कहा जा रहा है कि सेनेट में आज ये बिल आ जाएगा। और ये बिल जो है ये हम नेशनल असेंबली के तो कमेटी में जा सकता है, लेकिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस पे ये नहीं जा सकता। वो इधर ही डिबेट हो और इधर ही इसका फैसला किया जाए।
आप कानून जरा उठाइए, सारे आइन देखिए, क्या ये हमारे पास गुंजाइश है सर कि हम आईनी तरमीम के बगैर ये आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट कर दें? देखने वाली बात ये है, क्योंकि ये बिल आ तो गया नेशनल असेंबली से, एक नॉर्मल कानून की तरह पास किया जा रहा है, लेकिन ज़रा 184(3) हम देख लेते हैं पहले। 184(3) जनाब आली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी 2 और मोर गवर्नमेंट्स। सो ये एक इख्तियार दिया गया है, एक जुरिस्डिक्शन दी गई है आर्टिकल 184(1) के अंदर, और 3 कहता है कि ये इख्तियार किस तरह इस्तेमाल करना है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल, इफ इट कंसिडर्स that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. अब ये जो jurisdiction वाले issues हैं, अगर आर्टिकल 184 या आर्टिकल किसी भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में किसी किस्म की मुदाखलत करनी है कानून के ज़रिए, तो उसका एक ही तरीका है, वो आइन। आइन के ज़रिए आप कर सकते हैं, नॉर्मल कानून के ज़रिए कर ही नहीं सकते। ये जो बिल पेश किया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आइनी तरमीम होनी चाहिए। मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ कि अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। आप ये देखिए सर कि आर्टिकल, हमारा इख्तियार, एक पार्लियामेंट, हमारा काम है कानून और आइन की बात करना और उसके मुताबिक चलना। हम जानबूझ के देखते हुए कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते जो कि आइन के खिलाफ हो। आप अगर देखिए आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जी? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट may make laws, including laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and a provincial assembly may make laws for the province or any part thereof. Subject to the Constitution, Article 142 कहता है जनाब चेयरमैन, मजलिस शूरा पार्लियामेंट shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. My learned friends, honorable senators, जनाब चेयरमैन, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो कुछ है लिखा हुआ, हम उसी पे कानून साजी कर सकते हैं। अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखिए, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके अंदर आइटम 55 देखें। आइटम 55 कहता है कि आप कानून साजी कर सकते हैं कोर्ट्स के बारे में सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आप कानून साजी कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, जो आपने आइन में दे दी हैं, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम आइनी अमेंडमेंट करें। अब जनाब, ये तो मैंने बता दिया कि हमारे सामने जो बिल पेश हुआ है वो आइन के खिलाफ है। जानबूझ के मैं तो हिस्ट्री में इसका हिस्सा नहीं बनूंगा कि मैं ऐसा कानून पास करा दूं एज ए सेनेटर जो कि मुझे पता है कि आइन के तसादम है, जो कि मुझे पता है कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये मामला, ये जो बिल आया है जिसमें अपील का प्रोविजन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अपील होगी, जो एक जुरिस्डिक्शन चेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, जिसका मैंने कहा कि कोई इख्तियार नहीं, ये मामला ऑलरेडी हमारी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है और ये गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ डिबेट हुई हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी पे, जिसमें
रजा रबानी साहब भी हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी उसके हिस्सा हैं, और बहुत सारे एमिनेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उस कमेटी के हिस्सा हैं। और वहाँ ये फैसला हुआ कि कोई भी अगर अमेंडमेंट हमने करनी है आर्टिकल 184(3) की बारे में, अगर हमने अपील देनी है किसी किस्म की, तो ये सिर्फ हम आइन के ज़रिए कर सकते हैं। और हमने एक आइनी तरमीम करके इन द फॉर्म ऑफ अ कमिटी मीटिंग सेनेट के सामने पेश कर दी हुई है। अब जबकि एक तरफ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, आपकी अपनी कमेटी है, वो कह रही है कि ये आर्टिकल 184(3) में सिर्फ और सिर्फ हम आइन के ज़रिए तरमीम कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम किस तरह बैठे हुए डाइल्यूट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जनाब ये वाली अमेंडमेंट हम आम कानून के ज़रिए कर दें। ये हैं मैटर्स डिबेट करने वाले सर। उसके बाद एक अमेंडमेंट की गई है जिस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है कि जितने पुराने केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, उनको दोबारा से ले आया जाए, उनको अपेलेट फोरम के पास ले जाया जाए। पहली बात तो ये है कि इस किस्म की रेट्रोस्पेक्टिव तब्दीली, सर जरा टाइम का, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ कंक्लूड करने लगा हूँ सर। पक्का? अब ये सर जो आइन हमें इजाजत तो नहीं देता कि हम मोहसिन साहब कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली तब्दील कर दें, और अगर ये करना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक तरह से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जितने केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, आप अगर इस तरमीम के ज़रिए खोल देते हैं उनको दोबारा से कि वो सारे के सारे अपेलेट कोर्ट चले जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकता सर। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इतने लाखों केसेस आ जाएंगे कि हम जस्टिस सिस्टम क्लॉग कर देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या किस किस्म की तारीख लिखने जा रहे हैं आज? वी हैव टू सर। लेकिन सर मुझे अपने, जहां तक हमारे इस साइड के सेनेटर्स बैठे हैं मुझे तो उन पे यकीन है, लेकिन मुझे साथ अपने दूसरे साइड वाले सेनेटर्स पे भी यकीन है। उन सबको मैं इंडिविजुअली जानता हूं, दिल में, इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट सर, उनको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है। और इसलिए अभी मुझे यकीन है कि वो ये कहेंगे, आई एम होपफुल के उठ के ये कहेंगे मेरे साथ हम आवाज होके कि इसको भेजें आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, उसको होने दें फैसला, उसको डिबेट करें। आपको पता है जनाब चेयरमैन, आज की अखबारें देखें, जो पूरी बार्स हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, सुने, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, हेल्दी डिबेट है। जो हमारे प्लीज ऑर्डर प्लीज, जो हमारे इवन हमारे जो वकला हैं और वकला की तंजीमें हैं वो भी डिवाइडेड हैं, उनको भी सुनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, सबसे बड़ी हाई कोर्ट बार है पाकिस्तान की, उन्होंने कल रेजोल्यूशन पास की है कि इस किस्म की अमेंडमेंट आइन की तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। हमें जरूरी है कि हम उनको भी सुने। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन है उसको भी सुनने की जरूरत है। सर ये ऐसा आर्टिकल है जो कि पिछले 50 साल से ये आर्टिकल उसी तरह है मौजूद जिस तरह, इसमें जरूर तरमीम करें। बहुत कुछ अमेंडमेंट्स अच्छी हैं, कुछ अमेंडमेंट्स बेहतर हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स गैर आइनी हैं, उनका रूट जो है वो आइन के जरिए होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आज सबसे कि काइंडली इसको भेजें आप कमेटी के पास, कमेटी में हम इसको देखेंगे, खंगालेंगे और अल्टीमेटली जो भी बेस्ट रिजल्ट है, पार्टी लाइन से ऊपर होके जो भी बेस्ट रिजल्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे और फिर आवाम को पेश करेंगे। मेरे राइट साइड पे बॉक्स मोहसिन साहब चले गए, मोहसिन साहब आए थे। लेफ्ट साइड पे बैठे हैं जनाब डॉक्टर इस्माइल बुरेदी साहब, फॉर्मर सेनेटर, वेलकम टू द हाउस जी। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे प्लीज। जी दे रहा हूँ, शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन।
चेयरमैन सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है और अली जफ़र ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है, लोगों तक रूल ऑफ लॉ पहुँचाया जाए। अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दी और मौशी सूरत हाल ख़राब है, इस बुनियाद पर हुकूमत इलेक्शन की मुखालफत कर रही है। कहाँ लिखा है आइन में कि इलेक्शन एक्सक्यूज़ के बिना पर डिले कर दिया जाए। जो बिल आया है मैंने अखबार में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत करने जा रहे हैं। एक दिन में अमेंडमेंट भी कर दी गई, आज सेनेट में पेश कर दिया गया है। आप कानून उठाइए, आइन देखिए, क्या हम आइनी तरमीम के बगैर 184(3) में तब्दीली कर दें? इसको आम कानून की तरह पास किया जा रहा है। बिल नॉर्मल कानून की तरह पेश किया गया, जबकि इसमें आइनी तरमीम ज़रूरी है। अगर इस बिल को पास करेंगे तो 15 से 20 दिन में कलअदम करार दे दिया जाएगा। और ये भी कहा कि आइन कहता है कि कानून साजी कर सकते हैं हम, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के आइनी तरमीम के बगैर कानून साजी कर ही नहीं सकते। आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह लाखों केसेस आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर पाएगी। हम किस किस्म की तारीख लिखने जा रहे हैं, इसको लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जाने दें, उस पर डिबेट होने दें और बेस्ट रिजल्ट को आगे आने दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन का यह कहना है कि कल के हुक्म के बाद बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत मौखिर कर दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, बेंच तो टूट गया है, अब कब तक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुशावरत चल रही है। कल 3 रुकनी बेंच का फैसला जो कि 2-1 से आया था, जिसमें जस्टिस काजी फायजी सा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये फ़ैसला दिया था कि अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक जो मामलात हैं उस वक्त तक जो तमाम अज़ खुद नोटिस की कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दिया था, जब तक आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन पे रूल्स नहीं बना लेती। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसे से एक डिबेट चल रही थी कि इससे मुतल्लिक जो रूल्स हैं उनको वाज़े करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसे रिवायात पर चली आ रही हैं। तो एक जानिब जहाँ पर लेजिस्लेशन गवर्नमेंट इस मामले पे कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे रूल्स बनाए। इस वक्त भी मुशावरती अमल जारी है और इस मुशावरती अमल में देखा जा रहा है कि क्या जो गुज़िश्ता रोज़ 2-1 का फैसला 3 रुकनी बेंच का आया था वो इस सारे मामले पे, इंतखाबात के मामले पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, इस पर काबिल अमल है, उसका नफाज उस पर हो सकता है या नहीं। क्योंकि ये भी एक डिबेट चल रही है कि जो इंतखाबात का मामला था, जो 22 फरवरी को बेंच की समाअत थी, वो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई के नतीजे में थी। 9 रुकनी बेंच बना था, उसके बाद वो बेंच टूटा, 5 रुकनी बेंच बना और 1 मार्च को जो फैसला आया वो एक अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई कंक्लूड हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दीगर 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, तो एक नई आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जा रही थी। तो इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि क्या यह अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई है, क्योंकि अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई तो उस वक्त वहाँ रुक गई थी। लेकिन इसमें जब कोई भी जो कवानीन ये कहते हैं, ज़ाब्ते ये कहते हैं कि अगर बेंच में से कोई भी रुकन रिक्यूज़ कर ले तो वो बेंच टूट जाता है। इवन चीफ जस्टिस के पास भी इख्तियार नहीं होता कि जब एक दफ़ा बेंच बन जाए तो वो तहलील कर दिया जाए उस वक़्त तक कि जब उस बेंच का कोई रुकन खुद रिक्यूज़ ना करे। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे जब बेंच आया और चंद लम्हात ही ये प्रोसीडिंग चल सकी। आमिर, ये बताइए कि वो मंजर क्या था जब अदालत आकर बैठी और वो चंद मिनट्स भी नहीं अदालत चल सकी और उसमें जनाब अमीनुद्दीन खान ने जब ये कहा कि वो इस बेंच से रिक्यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मंदुखेल भी इस पर रिक्यूज़ करना चाह रहे थे और वो बेंच उठ गया। देखिए, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि मेरे ब्रदर जज जो हैं वो बात करना चाहते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनको बात करने दी जाए। जिस पर उन्होंने जब बात शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा के साथ वो उस बेंच का हिस्सा थे और उस बेंच ने ये करार दिया कि जो आइन के आर्टिकल 184(3) जिसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तें टेकअप करती है या
फिर अस खुद नोटिस लेती है। ऐसे तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दी जाए जब तक 191 के तहत रूल्स अमेंड नहीं हो जाते। लिहाजा जो बेंचेस की तश्कील है और केसेस की फिक्सेशन है, इससे मुतल्लिक वो ऑर्डर था। उसमें क्योंकि वाज़ेह तौर पर जस्टिस काजी जो अमीनुद्दीन खान हैं, उन्होंने ये कह दिया था काजी फायज ईसा के साथ मिलकर अपने ऑर्डर में कि तब तक तमाम केसेस की समाअत रोक दी जाए। सो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो ये भी क्योंकि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये कार्रवाई हो रही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मुनासिब ये है कि मैं इस बेंच का हिस्सा ना रहूं, लिहाजा मैं माजरत करता हूं कि मैं इस बेंच में मजीद समाअत नहीं कर सकता। और यही हुआ कि उन्होंने माजरत की, जिसके बाद बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान ही फाजिल जो जजेस हैं वो कोर्ट रूम से उठकर चले गए और उसके बाद ये बेंच टूट गया। अब इस वक्त मुशावरत जारी है कि क्या नया बेंच तश्कील देना है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील होना है या क्या अब इसका एक फ्यूचर होगा। इस हवाले से इस वक्त मुशावरत जारी है। मुशावरत चल रही है कि इस मामले का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पहले बेंच वाली कंट्रोवर्सी जो है ये मामला हल होगा और उसके बाद इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है आदिल वड़ाइच, इसको सुना आपका जाएगा। बहुत शुक्रिया।